जंगल में धुआंधार बर्फबारी हो रही थी। उसी जंगल में एक चील रहा करती थी। उसका नाम माही था। वो चील हमेशा दूसरे पक्षियों से अंडे चुराकर खा लिया करती थी। काफी दिन हो चुके हैं मुझे अंडे खाए हुए। अभी जाकर ढूंढती हूँ किसी ने अंडे दिए हैं या नहीं। उसी जंगल में रहने वाली रीमा चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को देखकर बहुत खुश थी। कितने प्यारे हैं मेरे अंडे। अब मुझे मेरे अंडों को अच्छी तरह से गरमाइश देनी होगी। इसमें से जल्द बच्चे बाहर आ जाएंगे। लेकिन उन अंडों पर चील ने मुसलसल नजर रखी हुई थी कि कब रीमा चिड़िया हटे और वो उसके अंडे उठाकर ले जाए। लेकिन रीमा चिड़िया ये बात जान गई थी कि वो चील उसके अंडों के चक्कर में है। इसीलिए रीमा चिड़िया सतर्क हो चुकी थी। अरे, इस चील को भी सब्र नहीं है। जंगल में हर एक पक्षी के अंडे तो ये उठाकर खा चुकी है। अब ये मेरा अंडे भी नहीं छोड़ रही और मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे इस चील को कुछ ना कुछ सबक सिखाना होगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं तो ये हम पक्षियों को ऐसे ही परेशान करती रहेगी। और फिर रीमा चिड़िया सोचने लग जाती है कि वे उस चील को सबक कैसे सिखाए। अरे, ये चिड़िया तो अपने अंडों से चिपक कर ही बैठ गई है। मैंने इस जंगल के हर एक पक्षी के अंडे खाए, लेकिन कोई भी पक्षी इसकी तरह चिपकू नहीं है। ये चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार है, अपने अंडों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है। लेकिन मुझे भी चील कहते हैं। जब मैंने इस जंगल के किसी भी पक्षी का अंडे नहीं छोड़ा, तो मैं इसके अंडे कैसे छोड़ूंगी? इसके अंडे तो मैं खाकर ही रहूंगी, पहले मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी रीमा चिड़िया के दिमाग में उस चीले को सबक सिखाने का एक अच्छा उपाय आ जाता है। और तभी रीमा चिड़िया अपने अंडे उठाकर वहाँ से चली जाती है और चील ये सब कुछ देख रही थी। अरे नास पीटी चिड़िया, इतनी देर के बाद कहीं गई भी तो अपने अंडे साथ ले लिए और मटकती हुई निकल गई। ये नहीं कि अंडे घर पर छोड़ देती और मेरा काम आसान हो जाता। रीमा चिड़िया पहले रास्ते में एक अच्छी जगह ढूंढकर अपने अंडे छुपा देती है और बर्फ में दबा देती है। उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्ता रख देती है और फिर वहाँ से सीधा उस चील की गुफा में पहुँच जाती है। रीमा चिड़िया देखती है कि वहाँ पर उस चीले के कुछ अंडे पड़े हुए हैं। रीमा चिड़िया ने अपने अंडे तो छुपा दिए थे। अरे, ये चील कितनी ज़्यादा मूर्ख है। दूसरों के अंडे खाने के चक्कर में अपने अंडों की रक्षा करना ही भूल गई। देखो तो ज़रा, इसके अंडे कैसे पड़े हुए हैं। इनकी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। अब मैंने जो सोचा है वो मैं आसानी से कर पाऊंगी और ऐसे उस चील को अच्छा सबक मिलेगा और वो आइंदा से किसी पक्षी के साथ भी ऐसा नहीं करेगी। अब देखना मैं क्या करती हूँ। फिर रीमा चिड़िया उस गुफा से चील्स के अंडे उठाती है और वापसी अपने घर की तरफ निकल जाती है। कुछ समय में रीमा चिड़िया अपने घर पर उस चील्स के अंडे लेकर पहुंच जाती है। चील अभी भी उस चिड़िया के अंडों की ताक में बैठी हुई थी। अरे शुक्र है चिड़िया आ गई। अब जल्दी से इसका ध्यान हटे और मैं इसके अंडे खा पाऊं। ये बेचारी चील समझ रही होगी कि ये अंडे मेरे हैं, लेकिन ये तो जानती ही नहीं कि मैं ये अंडे इसकी गुफा से ही निकाल कर लाई हूँ। अब मैं कुछ समय में इन अंडों के पास से हट जाऊंगी और फिर चील ऐसा मौका देखकर इन अंडों को मेरे अंडे समझकर खाने ज़रूर आएगी। और फिर जब वे बेचारी चील अपने ही अंडे खा लेगी, तब उसे पता चलेगा कि अपने अंडे खोने का दुख क्या होता है। रीमा चिड़िया का उपाय बहुत अच्छा था। फिर रीमा चिड़िया ने ऐसा ही करा। कुछ समय में रीमा चिड़िया उन अंडों के पास से हट गई और दूर जाकर देखने लगी। उसके जाते ही वो चील तुरंत रीमा के घर में घुस आती है। अरे वाह, मौका अच्छा है। चिड़िया अपने घोंसले से दूर चली गई है और उसके अंडे भी ऐसे ही पड़े हैं। अब मैं इसके अंडे लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। और फिर वो चील चिड़िया के अंडे लेकर दूर भाग जाती है और एक पेड़ पर बैठकर और फौरन से घपाघप उन अंडों को खाने लगी। लेकिन तभी उसे पता चला, अरे इन अंडों का स्वाद तो मेरे अंडों जैसा है और ये दिखने में भी मेरे अंडे ही लग रहे हैं। अरे बाप रे, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने तो अपने अंडे ही खा लिए। चिड़िया कितनी ज्यादा होशियार है। इसने अपने अंडे कहीं छुपा दिए और मेरे अंडे यहाँ लाके रख दिए और मैं बेवकूफ अपने अंडे ही खा गई। चील, अब दिल भर के अफसोस करो। तुमने आज अपने अंडे ही खा लिए। कैसी माँ हो, तुम अपने अंडे ही खा गई। चील, आज से तुम्हें अच्छा सबक मिला है। अब आइंदा से तुम किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करोगी। चील को भी आज समझ में आ गया था कि अपने अंडों को खोने का दुख क्या होता है और उसके बाद से उसने पक्षियों के अंडों के साथ ऐसी हरकत कभी नहीं की।
फिर कुछ दिन बाद रीमा चिड़िया के अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं और फिर वो उन दोनों के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है। कलुए जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब ठंड का मौसम आ भी गया तो हमें ठंड से कोई परेशानी नहीं होगी। गौरी, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो कलुए जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी ज्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। गौरी, मुझे तुम्हारे लिए और जग्गू के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सब काम मैं कर लूंगा और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगा। देखा कलुए जी, हमारा जग्गू कितनी मीठी मीठी बातें करता है। अच्छा जग्गू बेटा, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैंने सुना है कि जंगल में मीठे मीठे अमृत लगे हैं। मैं अभी जाकर जग्गू के लिए अमृत ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अमृत लाने के लिए चली जाती है। तभी दूसरे जंगल से आया हुआ एक खूंखार चील उसे रास्ते में उड़ते हुए देख लेता है। अरे वाह, खाना! आज तो मुझे खाना मिल गया और मुझे दूसरी जंगल जाने की जरूरत नहीं है। चलो इस कौवी को मारकर माही के लिए ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वह सीधा कौवी पर हमला कर देता है। हमला कर कर उसे मार देता है। मारकर उसे ले जाने लगता है। पापा मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारा नन्हा सा जग्गू ये नहीं जानता था कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। उसे ले जाते हुए कबूतर देख लेता है। कबूतर तो चील से बहुत ज्यादा डर जाता है। मार दिया चील ने तो गौरी को मार दिया। वो तुरंत रीमा के पास जाता है। जाकर सारी बात बताने लगता है। रीमा बहन, उस चील ने गौरी को मार दिया है। मारकर अपने जंगल ले जा रहा था, मैंने अभी देखा है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? जग्गू का क्या होगा? कबूतर, तुम गौरी के घर जाकर सब कुछ बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर रीमा जल्दी से कलुए के घर चली जाती है। मगर रीमा बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो गौरी मीठे अमृत लाने के लिए गई थी। कलवे, वो दूसरे जंगल से आया हुआ बहुत खूंखार चील था। उसने सीधा गौरी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से गौरी हम सबको छोड़कर चली गई। मासी, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? जग्गू अभी बहुत छोटा है, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो कलवे, जग्गू अभी बहुत छोटा है। तुम गौरी के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है। तभी कलुआ अपने बेटे जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी। वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर रीमा से कहता है, रीमा बहन, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी मुझे लगता है कलुए को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपने बेटे को संभालना है और भोजन भी लाना है। कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर, गौरी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। रीमा बहन, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर कलुआ मान गया तो हम पिंकी की शादी कलुए से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी कलवे के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और रीमा चिड़िया कलुए के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जग्गू तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगा। कलवे, तुम बड़े हो और समझदार भी। जग्गू अभी बहुत छोटा है। वो समय के साथ साथ उस कौवी को अपनी माँ मान लेगा। फिर कलवा कौवा भी मान जाता है। वो सब मिलकर कलवा की शादी पिंकी कौवी से करवा देते हैं। पिंकी, वो जग्गू तो बहुत छोटा है। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम जग्गू और घर का ध्यान रखना। हाँ कलुवे जी, मैं जग्गू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं सब संभालूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर कलवा पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा, ये आपके साथ कौन है? जग्गू बेटा, ये आपकी दोस्त है।
आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। बेटा, तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियाँ भी सुनाऊंगी। मेरी दोस्त, मुझे पानी पीना है। क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? बेटा, तुम चलो मेरे साथ नदी के पास, आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी जग्गू को नदी के पास ले जाती है। वहाँ हरियाली और तोता पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह, गोरी को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे, कलुए ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम गोरी के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पर सवाल क्यों कर रही हो? जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ गोरी मर गई है। अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौटकर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ। हरियाली छोटे से बच्चे के सामने क्या बोल रही हो? आंटी, आप बताओ, मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है। वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। जग्गू, सब झूठ है। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस कव्वी से कर ली। ये सब बातें जग्गू को बोलकर तोता और हरियाली वहाँ से चले जाते हैं। आप सबने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए। आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। जग्गू, मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी, फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी कव्वी जल्दी से जग्गू को घर लाती है। घर आते ही जग्गू अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाता है। आधी रात को जग्गू के सपने में उसकी माँ गोरी कव्वी आती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी है। मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो। मैं कभी वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगी। मैं बहुत दूर चली गई हूँ। माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। फिर जग्गू जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाता है। पापा, मम्मा, आप दोनों मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगा। माँ, आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है। जंगल में धुआंधार बर्फबारी हो रही थी। उसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर छोटा सा घोंसला था। उसी घोंसले में रीमा चिड़िया अपनी बेटी चुटकी के साथ रहा करती थी। चुटकी बेटी, मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। तुम घर में ही रहना और दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना। हाँ हाँ मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाइए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घोंसले में ही बैठकर रहूंगी। मैं सब जानती हूँ क्योंकि आपने मुझे सब सिखाया है। मुझे पता है चुटकी बेटी कि तुम होशियार हो, लेकिन बेटी फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि वो शिकारी चील कभी भी आ सकता है। मम्मा, आप जाइए और आप अपना ध्यान रखना। मैं अपना ध्यान रखूंगी। रीमा जब अपने घोंसले से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले के बाहर चीलों का परिवार था, जो एक मरे हुए पक्षियों को खा रहा था। ये देखकर वो जल्दी से अपने घोंसले के पास जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप भोजन लेने क्यों नहीं गई? चुटकी, बाहर शिकारी चील घूम रहा है और उसके पंजों में एक शिकार भी था। देखा चुटकी बेटी तुमने? इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी तरफ वो सारे चील आराम से मांस खा रहे थे। खाने के बाद चील कहता है, अरे वाह, खाकर तो मजा ही आ गया। मगर पति जी, मेरा तो पेट नहीं भरा और चीलू का भी पेट भी नहीं भरा। अब हम क्या करेंगे? हाँ पापा, मेरा भी पेट नहीं भरा। मुझे तो और खाना है। कुछ ना कुछ कीजिए ना पापा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ। मम्मा, आप मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं चुटकी बेटी, ऐसे घबराते नहीं हैं। हम पक्षियों को पेट भरने के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम छोटी मोटी मुसीबतों से डरकर घर में थोड़ी ना बैठे रह सकते हैं। ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं यूं गई और यूं वापस आ गई। रीमा अपनी बेटी को समझाती है और फिर भोजन लेने के लिए चली जाती है। जाते हुए उसे शिकारी माँ ही चील देख लेती है। पति जी, जल्दी से उधर देखिए, उधर एक चिड़िया जा रही है। कहाँ कहाँ किधर? वो चिड़िया तो बहुत दूर जा चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? तभी मही चील को एक उपाय आता है। पति जी, मेरे पास एक उपाय है।
क्यों ना हम उस चिड़िया के घोंसले के अंदर जाकर बैठ जाए। जब वो चिड़िया वापस आएगी तो हम लोग उसे मार कर आराम से खा जाएंगे। ये कहकर वो दो चील चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि घर के अंदर चिड़िया की बेटी भी है। चील को अपने घोंसले की तरफ आते हुए देखकर चुटकी डर जाती है। अरे बाप रे, ये क्या? ये शिकारी चील तो इधर ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचकर चुटकी जल्दी से खिड़की से बाहर निकलती है। चील और उसकी पत्नी उस घोंसले में घुस जाते हैं। घोंसला छोटा होने के कारण वो दो चील उसी घोंसले में फंस जाते हैं। अरे पति जी, हम लोग तो यहाँ पर फंस गए। तुम चिंता मत करो माही, मैं अभी इस घोंसले को तोड़ता हूँ। ऐसा कहकर वो चील उस घोंसले को तोड़ने लगता है। किसी तरह वो घोंसले को तोड़कर वो दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक चुटकी दूर जा चुकी होती है। पति जी, ये घोंसला तो टूट गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो माही, शाम तक किसी तरह तुम्हारे लिए, चीलू के लिए कुछ न कुछ जरूर से लेकर आऊंगा। अब चलो हम लोग घर चलते हैं। ये कहकर वो दो चील वहाँ से उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीमा चिड़िया को अनाज मिल जाता है। मुझे अब अनाज मिल गया, मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। वैसे भी मेरी बेटी घर पर अकेली है। जब वो उड़ते हुए जा रही होती है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया पीछे मुड़कर और एक बूढ़ी पक्षी को देखती है। अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थीं? बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम मुझे थोड़ा भोजन दे दो, नहीं तो मैं भूख की वजह से मर जाऊंगी। ये सुनकर रीमा अपने अनाज में से आधा अनाज बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। वो बूढ़ी अम्मा अनाज खा लेती है। चिड़िया बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे भोजन दिया, नहीं तो मैं भूख से मर जाती। तुम बहुत अच्छी हो। अम्मा जी, धन्यवाद की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज होता है कि हम दूसरों की मदद करें। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। रीमा चिड़िया फिर अपना बचा हुआ अनाज लेकर अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसका घोंसला टूटा पड़ा है और चुटकी वहाँ नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा घोंसला कैसे टूट गया? और मेरी बेटी चुटकी कहाँ है? कहीं वो शिकारी चील तो नहीं आया? ये क्या हो गया? मुझे अपनी बेटी को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। मैं अपनी बेटी को अब कहाँ ढूंढूंगी? रीमा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं चुटकी रीमा की सहेली पिंकी कौवी के घर पहुंच चुकी थी। छुटकी बेटी, तुम डरो मत, तुम मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारी मम्मा तुम्हें ढूंढते हुए यहीं आ जाएंगी, और अगर वो नहीं आई तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। रीमा अपनी बेटी को ढूंढते हुए पिंकी के घर पहुंच जाती है। पिंकी का बेटा जग्गू वहां आते हुए खिड़की से देख लेता है। मम्मा, मम्मा वो देखो, सामने वो रीमा मासी लग रही है। मुझे लगता है वो चुटकी को ही ढूंढ रही है। पिंकी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। पिंकी, मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ गई हूँ। रीमा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम चुटकी को ढूंढ रही हो? चिंता मत करो, चुटकी मेरे घर पर ही है। रीमा ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी बेटी से मिलकर राहत महसूस करती है। मम्मा, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई मम्मा। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। चुटकी, तुम डरो नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। अच्छा ये बताओ, हमारा घर किसने तोड़ा था? फिर चुटकी अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है कि वहाँ चील आ गया था। तब वो किसी तरह अपनी जान बचाकर एक पेड़ पर बैठ गई। तब पिंकी ने उसे देख लिया तो वो उसे अपने घर ले आई। ये सब पिंकी की वजह से हुआ है। पिंकी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। रीमा, तुम ये सब बातें भूल जाओ और ये सब मत बोलो। ठीक है पिंकी दोस्त, अब मैं चलती हूँ। बर्फबारी कभी भी और ज़्यादा बढ़ सकती है। मुझे और मेरी बेटी को जल्दी से अपना नया घर भी बनाना है। हे रीमा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो घर बनाने के लिए सामान तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता और बर्फबारी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रीमा बर्फबारी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसे बर्फबारी में भीगते हुए बूढ़ी अम्मा दूर से देख लेती है, जिस बूढ़ी अम्मा की रीमा ने पहले मदद की थी।
वो बूढ़ी अम्मा अपने इग्लू के घर से रीमा चिड़िया को बाहर बर्फबारी में बैठा हुआ देख लेती है और वो उसे आवाज लगाती है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, तुम ऐसे इतनी ठंड में क्या कर रही हो? आ जाओ तुम मेरे घर के अंदर, यहाँ तुम बर्फबारी से बच जाओगी। रीमा उसकी आवाज सुनकर अपनी बेटी को लेकर उसके इग्लू के घर के अंदर आ जाती है और वो उस बूढ़ी अम्मा को पहचान लेती है। तब वो उसका धन्यवाद करते हुए कहती है, अम्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर में बुला लिया, वरना मैं अपनी बेटी के साथ बर्फबारी में भीगती रहती। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी तुमने भी तो मेरी मदद की थी बेटी। अब तुम यहाँ रह सकती हो आराम से, जब तक बर्फबारी नहीं रुक जाती। ये सुनकर चिड़िया और उसकी बेटी खुश हो जाते हैं। फिर बर्फबारी रुकने तक वो दोनों बूढ़ी अम्मा के इग्लू के घर में ही रहते हैं, घने बर्फीले जंगल में, जहाँ देवदार के पेड़ बर्फ की चादर ओढ़े खड़े थे और हवा में बर्फीली ठंडक थी। एक छोटा सा आशियाना था। यहाँ रीमा चिड़िया, उसका मेहनती पति टुन्नू चिड़ा और उनकी प्यारी बेटी छुटकी चिड़िया खुशी से रहते थे। सुबह का समय था, बर्फ धीमी धीमी गिर रही थी। टुन्नू चिड़ा ने अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। उसके भुट्टे की खुशबू बर्फीली हवा में दूर दूर तक फैल रही थी। भुट्टे इतने स्वादिष्ट थे कि पूरा जंगल दीवाना था। टुन्नू चिड़ा भुट्टों को कोयले की अंगीठी पर भूनता, उन पर नींबू और मसालों का जादू करता और पक्षियों को परोसता। आओ आओ, स्वादिष्ट भुट्टा ले जाओ। नींबू और मसाले का स्वाद ठंड में देगा मजा। टुन्नू के पास ग्राहकों की लाइन लगी थी। सबसे पहले लूसी कबूतरी, उसका पति कबूतर और बेटा कुक्कू आए। टुन्नू भाई, आज तो बर्फ बहुत ज्यादा है, एक भुट्टा जल्दी से तैयार कर दो। मेरे कुक्कू को तुम्हारे हाथ के भुट्टे बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ चाचा, वो नींबू वाला खट्टा मीठा मजा। जरूर कुक्कू बेटा, यह लो तुम्हारा खट्टा मीठा भुट्टा। वाह टुन्नू, तुम्हारी कमाई देखकर मुझे भी खुशी होती है। इस ठंड में भी तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। टुन्नू की सफलता की चमक उसके चेहरे पर थी, पर यह चमक जंगल के दो ईर्ष्यालु पक्षियों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी, कलुआ कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी। कलुआ कौवा और गौरी कौवी एक जमे हुए पेड़ की डाल पर बैठे थे। टुन्नू का ठेला दूर से जगमगा रहा था। देखो कलुए जी, उस टुन्नू की कितनी कमाई हो रही है। सारा जंगल उसी के पास जाता है और हम बस भूखमरी के कगार पर हैं। गलत कह रही हो गौरी, अब और नहीं। मैं टुन्नू से ज्यादा स्वादिष्ट भुट्टा बेच कर दिखाऊंगा। ये जंगल मेरा है। पर हमारे पास भुट्टे कहाँ हैं? और टुन्नू जैसे भुट्टे बनाना हमें आता भी नहीं। मेरे पास एक योजना है। कल मैं दूसरे जंगल के भूरा कौवे से मिलूंगा। वो भुट्टे बेचता है। मैं उससे खरीद कर लाऊंगा और भुट्टा ठेला लगाऊंगा। फिर देखना टुन्नू का खेल कैसे खत्म होता है। अगले दिन कलुआ कौवा दूसरे बर्फीले जंगल से भूरा कौवे से थोक में भुट्टे खरीद कर ले आया और टुन्नू के ठेले के ठीक सामने अपना भुट्टा स्टॉल लगा लिया। कलुआ कौवा बड़े आत्मविश्वास से अपने भुट्टे बेचने लगा। ताजे भुट्टे, सबसे सस्ते, आओ मेरे भुट्टे खाओ, टुन्नू से बेहतर। चाचा चाची, हमारे ठेले पर आइए। लेकिन ग्राहकों ने उसके भुट्टों को सूंघा और मुंह बनाकर टुन्नू के ठेले पर चले गए। नहीं, कलुआ के भुट्टे में वो स्वाद नहीं है, ये तो सूखे और फीके हैं। टुन्नू के भुट्टे में असली नींबू और मसालों का जादू होता है। कलुआ कौवा का चेहरा उतर गया। उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। देखा, मैंने कहा था टुन्नू को हराना आसान नहीं है। उसके भुट्टों में कुछ तो खास है। टुन्नू, तुम्हारी यह खुशी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसी रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था और बर्फ तेजी से गिर रही थी, कलुआ कौवा ने अपने दिल में दुर्भावना लिए टुन्नू के भुट्टा ठेले को अपने चोंच से बुरी तरह तोड़ दिया। अगली बर्फीली सुबह टुन्नू चिड़ा अपने ठेले को टूटा हुआ देखकर एक पल के लिए उदास हुआ। ये किसने किया? ये तो हमारी मेहनत का सहारा था। रीमा, यह किसी दुश्मन का काम है, मगर कोई बात नहीं। टुन्नू चिड़ा हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। यह शरीर है तो मेहनत भी है। छुटकी बेटा, अब हम ठेले पर नहीं, सर पर टोकरी रखकर भुट्टा बेचेंगे। चलो भुट्टों को भूनना शुरू करो। टुन्नू चिड़ा ने टोकरी में भुट्टे रखे और सिर पर टोकरी लेकर बर्फीले जंगल में घूम घूम कर आवाज लगाना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से पक्षी टुन्नू से ही भुट्टे खरीदने लगे।
उन्हें टुन्नू की ईमानदारी और हिम्मत पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। टुन्नू भाई, हमें आपका टूटा हुआ ठेला देखकर बहुत दुख हुआ, पर आपकी हिम्मत को सलाम। हम सब आपके साथ हैं। एक दिन कलुआ कौवा अपने पुराने बर्फीले पेड़ पर अपने दोस्त भूरा कौवे से बात कर रहा था। हाँ, मैंने ही उसका ठेला तोड़ा। मैं इस जंगल का सबसे सफल भुट्टा विक्रेता बनूंगा। उसे कौन सा पता चलेगा? पर अभी भी सब लोग उसी से खरीदते हैं। तुम्हें कुछ और करना होगा। यह सब पास के ही एक बर्फ से ढके झाड़ी में बैठा तोता सुन रहा था। तोते की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये तो बहुत बुरा किया। टुन्नू इतना भला है और ये दुष्ट उसे नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे तुरंत टुन्नू को बताना होगा। तेजी से बर्फ में उड़ते हुए तोता टुन्नू चिड़ा के पास पहुंचा। टुन्नू, एक भयानक बात सुनो। तुम्हारा ठेला कलुआ कौवा ने तोड़ा है। मैंने अभी अभी उसे भूरा कौवे से बात करते सुना है। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुमसे जलता है। कलुआ, मैं जानता था कोई तो है। तोते ने यह खबर जंगल के सभी पक्षियों को सुना दी। लूसी कबूतरी, कबूतर, कुक्कू और सभी पक्षी ये कलुआ की इस नीच हरकत से बहुत नाराज हुए। अगले दिन जब कलुआ कौवा बड़े आराम से अपना खाली पड़ा ठेला लगा रहा था, तो सारे पक्षी एक साथ उसके पास आए। कलुआ, तुमने टुन्नू का ठेला क्यों तोड़ा? तुमने एक मेहनती पक्षी को धोखा दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुम सब झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं, तोते ने सब सुन लिया है। हम सब जानते हैं कि तुम टुन्नू की कामयाबी से जलते हो। तुमने सिर्फ टुन्नू का नुकसान नहीं किया कलवे, तुमने दोस्ती, मेहनत और ईमानदारी का अपमान किया है। सारे पक्षी मिलकर उसके ठेले को तोड़ देते हैं। पापा, ये सब हमें सबक सिखा रहे हैं। हमें माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो टुन्नू। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। कलुए, मुझे पैसों का नुकसान नहीं, तुम्हारी नीयत का दुख हुआ। मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे तो सब कुछ मिलेगा। कलुआ कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि वह अब से ईमानदारी से काम करेगा। और इस बर्फीले जंगल में टुन्नू चिड़ा और उसके परिवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत हमेशा ईर्ष्या और धोखे से ज्यादा मजबूत होती है। बर्फीली हवा में एक बार फिर टुन्नू के स्वादिष्ट भुट्टों की खुशबू फैल गई और जंगल में सब कुछ पहले जैसा खुशहाल हो गया।